हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग चेन्नई पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये चेन्नई पेट्रोलियम के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग दो पॉइंट्स कवर करेंगे। सो दी फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। एंड द सेकंड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग कंपनी के डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कहाँ पे आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है इन दिस कंपनी। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की नेम से ही पता चल रहा है कि ये कंपनी पेट्रोलियम से रिलेटेड कामकाज करती है। बाकी अगर थोड़ा सा डिटेल में देखा जाए तो ये कंपनी क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 5577 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 4.15 की पी है, 19.8% है कंपनी की ROC एंड 55.7% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न टू 55% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ 1.8% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अगर इस कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो प्रोज में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, मतलब जून क्वार्टर में हो सकता है ये कंपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस शो कर दे। अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी की लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 9.5% के आसपास है, जो कि 5 साल के कंपेरिजन में काफ़ी कम है। लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में जा चुकी है एंड कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। अगर इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी 16,414 करोड़ के आसपास की सेल्स पोस्ट किया है एंड 994 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट, जो कि अगर मार्च 2021 की कंपैरिजन में देखा जाए तो कंपनी एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ के साथ साथ एक ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ भी यहाँ पे शो किया है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो FY 2022 में कंपनी ने 43,375 करोड़ के आसपास की सेल्स पोस्ट किया एंड 1342 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट, जो कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट रहने वाली है कंपनी के लिए। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ सेल्स देखा जाए तो इससे भी ज़्यादा सेल्स कंपनी पहले दे चुकी है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 से कंपेयर किया जाए तो कंपनी एक ज़बरदस्त जंप दिखाई है इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। अगर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट देखा जाए तो कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी ने शो किया है कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2021। अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो इंप्रूव भी हुई है इस कंपनी में इन फाइनेंशियल ईयर 2022। कंपनी रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज किया है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के पास अनकंट्रोल्ड डेट रहने वाली है, मतलब रिजर्व से कई गुना ज़्यादा डेट मौजूद है कंपनी के पास। अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैश फ्लोज में भी आप लोग को इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आ जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव 1 करोड़ के आसपास की कैश फ्लोज मौजूद थी, अभी वो इंक्रीज होकर पॉजिटिव 7 करोड़ की हो चुकी है। अगर इस कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है। FIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है एंड DIIs ने अपनी होल्डिंग कम किया है। बाकी अगर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाया गया है इन मार्च क्वार्टर। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो 2 ही बड़े रिटेलर का होल्डिंग है इस कंपनी में। और DIIs में भी मैं चेक कर रहा था कौन कौन है, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो DIIs में कौन कौन है, देख सकते हो यहाँ पे। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आता है कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, शॉर्ट टर्म के लिए जाना है तो जाओ, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा पेट्रोलियम स्टॉक्स पे रिलाई मत करो, क्योंकि ये सबको पता है कि फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक। तो फॉसिल फ्यूल का जो कंजम्पशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा आगे चल के। भाई देखो, मैक्सिमम कंपनी जो है वो बाई 2025 फुल्ली इलेक्ट्रिक हो जाने का फैसला लिया है, तो उसके चलते मतलब पेट्रोलियम का बहुत ही कम यूज़ होगा एंड डीजल का भी बहुत ही कम यूज़ होगा। तो मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए पेट्रोलियम स्टॉक्स में फोकस मत करो। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हो तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी को कंसिडर करके चल सकते हो एज ए गुड ऑप्शन फॉर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज, या तो फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी आप लोग बोल सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर देखो, लॉन्ग टर्म के लिए अगर कंसिडर भी कर रहे हो तो मैक्सिमम 1 साल या तो फिर 18 महीने, उसके बाद 24 महीने हो गया, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, 2 साल से ज़्यादा नहीं। 2 साल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन देखो, अगर कोई मतलब ज़िद्दी बंदा है, जाना चाहता ही है कि हाँ पेट्रोलियम स्टॉक्स में मुझे इन्वेस्ट करना ही है, तो मैक्सिमम 2 साल, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाई 2025 मैक्सिमम यहाँ पे सड़क पे जो है
जो नया कार चलने वाला है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक ही होने वाला है। तब 2025 देखो अभी जैसा मतलब दिख रहा है सब कुछ सिनेरियो, मुझे तो यही लग रहा है कि मैक्सिमम लोग 2025 या तो फिर 2026 में जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही प्रेफर करेंगे, तो पेट्रोलियम का जो यूज़ है वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा मत जाना, बाकी शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया एक ऑप्शन बन जाएगा आप लोगों के लिए। तो गाइस ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि टेक्निकल्स क्या बता रही है इस कंपनी के बारे में। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो देखो गाइज यहाँ पे आप लोगों के सामने एक लेवल है 445 रुपये का, ये है कंपनी की ऑल टाइम हाई। अगर इसके ऊपर कंपनी क्लोजिंग कर देती है तो कंपनी एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देने वाली है। अभी कैसे स्विंग ट्रेड प्लान करना है वो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो देखो गाइज अगर कंपनी मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे देती है तो आप लोग 500 रुपये के टारगेट के लिए बाइंग प्लान कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 500 रुपये का, सेकंड टारगेट होगा 550 रुपये का। ये एक स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के सामने। और अगर बाई चांस यहाँ से रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाए तो बहुत ही नीचे की लेवल ये कंपनी दिखा सकते हैं। हो सकता है ये कंपनी 50 रुपये की भी लेवल शो कर दे। तो इसलिए बोल रहा हूँ अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो ही बाइंग प्लान करो, विदाउट कन्फर्मेशन बाई मत करो, क्योंकि हो सकता है कंपनी स्लाइटली 450 रुपये के लेवल से रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाए, ये भी हो सकता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो ये एक इमेजिनरी लेवल है। 445 रुपये की जो प्राइस पॉइंट है ये एक इमेजिनरी लेवल है। असली जो रेजिस्टेंस है इस रेंज पे है, इस रेंज पे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रेजिस्टेंस नहीं होता है, एक रेंज पे रेजिस्टेंस होता है। तो अगर बाई चांस 450 रुपये के लेवल से भी रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो वो बहुत ही गंदा फंस जाएगा। और अगर पहले देखा जाए तो पहले 2017-18 के बीच में ये कंपनी एक बार यहाँ पे गई थी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ से मतलब ऑलमोस्ट 450 रुपये के लेवल से ये कंपनी फॉल दिखा था 50 रुपये के लेवल तक। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 50 रुपये के लेवल तक इस कंपनी ने फॉल दिखा था पहले। तो इसीलिए बोल रहा हूँ विदाउट कंफर्मेशन एंट्री मत लो, क्योंकि अगर विदाउट कंफर्मेशन एंट्री लेते हो एंड अगर बाई चांस कंपनी में गिरावट चालू हो जाए तो गंदा फंस जाओगे। एंड अगर लॉस बुक ठीक टाइम पे नहीं करते हो तो कुछ भी नहीं बचेगा, जो इन्वेस्ट करोगे उसका कुछ भी नहीं बचेगा। एंड सबसे पहले बार मतलब एकदम ऑल टाइम हाई सबसे पहली बार सेट हुआ था अराउंड 2007 और 8। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2008 की बिगिनिंग में बोल सकते हो, 2007 की एंड में बोल सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड पहली बार भी कंपनी यही दिखा था एकदम यहाँ से 450 रुपये के ऑलमोस्ट लेवल से रिजेक्शन फेस करके नीचे गिरी थी। ऑलमोस्ट 80 रुपये 75 रुपये के लेवल कंपनी ने शो कर दिया था। तो पहले फर्स्ट टाइम 75 रुपये के लेवल, सेकंड टाइम 50 रुपये के आसपास की लेवल। तो अगर अभी गिरता है तो हो सकता है 30-40 रुपये की भी लेवल शो कर दे। तो अगर स्विंग ट्रेड प्लान कर रहे हो तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा विदाउट कन्फर्मेशन एंट्री मत लो। अभी डिस्कस करते हैं जो लोग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उन लोग क्या करना है। तो देखो गाइस मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर ये कंपनी 450 रुपये के ऊपर क्लोजिंग करती है मतलब ऑल टाइम हाई को तोड़ती है या तो फिर मल्टी ईयर ब्रेकआउट देती है तो ही शॉर्ट टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करो। अदरवाइज एज ऑफ नाउ इस कंपनी में बाइंग प्लान मत करो, क्योंकि अगर बाई चांस ऐसे रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाते तो आप लोगों को 50 रुपये के आसपास की भी लेवल पे आप लोगों को ये कंपनी मिल जाएगी। जब ये कंपनी रिजेक्शन फेस करने के बाद 50 रुपये के भाव पे मिलेगी तब एंट्री करो, अभी नहीं। अभी अगर सिर्फ और सिर्फ मल्टी ईयर ब्रेकआउट कंपनी देती है तो ही एंट्री प्लान करो। विदाउट मल्टी ईयर ब्रेकआउट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करना छोड़ दो, मैं आप लोग को यही बोलूँगा। क्योंकि अगर मल्टी ईयर ब्रेकआउट नहीं देती है और यहाँ से रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो हो सकता है इस बार 30 रुपये की भी लेवल शो कर दे। तो अब कंपनी टोटली नीचे गिर जाएगी तब आप लोग एंट्री ले सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, मैं आप लोग को यही बोलूँगा। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।